हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर सीरीज चल रहा है। लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है जाके ज़रूर देखें। साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2 में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अबाउट वेव, कि वेव क्या होता है। ठीक है, अब वेव को समझना ध्यान से। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि हम जब छोटे रहते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हम एक पत्थर लेते हैं और पत्थर को पानी में इस तरह से फेंक के मारते हैं कि पानी पर लहरें उठने लगती है। ठीक है, तो जो वेव्स बनती है वाटर वेव्स है, ठीक है, वो इसी तरह से कभी कभी अगर आपने गिटार गलती से यूज किया है, अगर आप उसको बजाने की कोशिश करते हैं, या ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जिसमें टेंशन है, वो स्ट्रिंग स्टील का हो, ठीक है, वो हो सकता है नायलॉन का हो, किसी भी दूसरे फैब्रिक का हो सकता है। ऐसे स्ट्रिंग को जब आप खींच के छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद वो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता है, और अगर आप उसको पास में जाके सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो बेसिकली साउंड वेव्स होती है, ठीक है, जो स्ट्रिंग में उस पॉइंट से आगे की तरफ ट्रेवल करने लगती है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं एनीथिंग दैट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव। वेव क्या होता है? जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब ट्रेवल करने के लिए हो सकता है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट हमेशा हो सकता है उसको मीडियम रिक्वायरमेंट ना हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और रिक्वायरमेंट ना भी हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी आपके लिए कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ बनाए हैं, जैसे वेव का बनाया है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि एक जनरल वेव की बात करें तो जनरल वेव के लिए एक सोर्स होता है। क्या होता है? एक सोर्स होता है। सोर्स से वेव जनरेट होती है। सोर्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि किसी स्टील का चद्दर है, उसको आपने पीटने से आवाज़ आने लगती है, वो वाइब्रेट करने लगता है, तो वो सोर्स। तो कोई भी सोर्स हो सकता है जिससे वेव जनरेट कर रहे हैं। स्पीकर भी एक तरह का सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, गाना प्ले किया, आवाज़ आने लगा, वेव्स ट्रेवल्स हो रही है। ठीक है, साउंड वेव्स ही तो हैं। तो कोई भी सोर्स लिया है, उस सोर्स से आप देख सकते हैं एक साइनोसॉइडल वेव। साइन का फंक्शन अगर आप बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो आपको ऐसा मिलता है। ठीक है, हाइट ऊपर और नीचे का बराबर है, लेकिन इस हाईएस्ट पॉइंट को, ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? जो ऊपर के आप देख रहे हैं, जहाँ सर्किल मैंने किया, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं और ट्रफ बोलते हैं। तो ये ट्रफ होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट और क्रेस्ट होता है सबसे ऊपर वाला पॉइंट। और जो ये हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट जो आपका वेव अटेन करता है जब वो प्रोपोगेट करता है एक डायरेक्शन में, तो इससे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब एक वेव अपने सोर्स पॉइंट से कितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है अपने ग्राफ में, वो उसका एम्पलीट्यूड है। क्रेस्ट ऊपर होता है, ट्रफ नीचे होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ठीक है, फिर एक टर्म आता है लेम्डा। लेम्डा होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या होता है कि अगर आप एक ग्राफ बना रहे हैं किसका? वेव का। उस वेव के ग्राफ में दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ग्राफिकल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हम लैम्डा कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे लैम्डा कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समझे। सोर्स होगा जिससे वेव जनरेट होगी, एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, एक साइनोसॉइडल फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक जनरल फंक्शन हमने माना है। ठीक है, उसमें ये ट्रेवल कर रहा है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। ट्रफ आप बोल सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन है। मतलब वेव एक बार ऊपर की तरफ एक पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो अगर लेफ्ट वाला पॉइंट ऊपर की तरफ है तो ये राइट वाला डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हाईएस्ट डिस्टेंस है उसको हमने क्रेस्ट कहा। अब ये तो होगा जनरल वेव। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमको समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, बहुत बड़ा डायमेंशन है। हम अगर चाहें भी तो हम कितने भी लेक्चर लगा दें, हम उसको अच्छे से समझ नहीं सकते। हमारे काम का जितना है बेटा, हम उस पर बात करेंगे। जितना हमारे काम का है हम उसी पर बात करेंगे।
ठीक है। तो हमारे काम का क्या है भाई, ऐसा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या व्हाट इज रेडिएंट वेव। पहली बात, कैसे प्रोपोगेट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, और कुछ मीडियम से रिलेटेड बातें। तो सबसे पहली चीज़ तो ए वेव विच हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ग्राफ यहां बनाया मैंने, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिए। अगर एक्स हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। आप देख पा रहे हैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को और ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। किससे बनती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक वेव में प्रेजेंट हो तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द वेव्स कौन कौन सी? अल्ट्रावायलेट, गामा रेडिएशंस, विजिबल रेज, इसके अलावा माइक्रो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव रेज, एफएम रेज, एएम रेज वेव्स होती है। ये सब जितनी वेव्स है, ठीक है, कौन कौन सी? गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एएम मतलब एएम, एफएम वेव्स होती है, हाई रेडियो वेव्स होती है। ये सब किस कैटेगरी में आती है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैटेगरी में आती है। ये रिमोट देखा है आपने, टीवी चलाते हैं रिमोट से, रिमोट का बटन दबाया और टीवी चालू हो गया। तो ये बीच में जो इनविजिबल रिलेशन है, जो बोल सकते हैं कनेक्शन है टीवी के रिमोट के साथ, ये कौन सा वेव है? इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारी जगह पर जहाँ पर आप वायर के थ्रू रिमोट कंट्रोल से आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते, जनरली भी यूज़, ठीक है, या तो कोई किसी भी फॉर्म में हम वेव को यूज़ करते हैं, वो मोस्टली कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि दे डोंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। सन से अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन से अर्थ का जब आ रहा होगा तो रास्ते में ऐसा हो कि हर जगह मीडियम हो सकता है कई जगह वैक्यूम भी हो, फिर भी अल्ट्रावायलेट रेज ट्रेवल करके हमारे तक पहुंचता है। हम बोलते हैं कि यूवी रेज जो होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है अगर उसका परसेंटेज या उसका कंसंट्रेशन किसी एक लिमिट से ज़्यादा हो। तो यूवी रेज भी क्या है? एक तरह से ईएम रेडिएशंस है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सारी इवन विजिबल रेज जिनको हम देख पाते हैं, जो विजिबल रेज का जो बोल सकते हैं कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लैम्डा वाली, कौन सी? 400 से 700 नैनोमीटर लैम्डा वेवलेंथ वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं, जितनी भी वेव्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। बाकी हम देख नहीं सकते। आप अल्ट्रावायलेट नहीं देख पाते, आप इंफ्रारेड नहीं देख पाते, ठीक है, आप क्या नहीं देख पाते? आप माइक्रोवेव्स आपको नहीं दिखती है, एफएम नहीं दिखता है, एएम दिखता है, रेडियो वेव्स आप नहीं देख पाते। आप सिर्फ देख पाते हैं विजिबल रेंज में जो वेव्स आती है, कौन सी? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का जो रेंज है वही हमारे लिए विजिबल होता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ईएम रेज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, पहली बात। दूसरा ये है कि जब ये ट्रेवल करती है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर करती है, जैसा इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये y है, ये x है, ये y है तो ये z होगा। क्या होगा? z। इसको हम ठीक कर लेते हैं। अगर ये y है तो ये z है, ठीक है, तो y और z एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर ही तो है, तो एक दूसरे के एस्पेक्ट में क्या? परपेंडिकुलर है। अब यहाँ देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस एक्स पर ट्रेवल तो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है इनका? ये है, ठीक है, लेकिन एक y की तरफ, एक z की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है जब ये ट्रेवल करती है। जो मैंने ब्लैक कलर से ब्लू डैश बनाए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ग्रीन कलर के डैश है रेड कलर की वेव्स में, जो पीछे की तरफ है, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो वो इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं।
तो ये इंफॉर्मेशन होगी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ईएम वेव्स के लिए खास बात क्या है कि इनको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जो इनका वेलोसिटी होता है जिससे ट्रेवल करती है, इनका वेलोसिटी हमेशा लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इस चीज को याद करना है। क्यों करना है याद? क्योंकि बार बार आपकी कैलकुलेशन में काम आने वाला है कि ईएम वेव्स का वेलोसिटी होता है लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा ईएम वेव्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है आपने पहले भी डिस्कस किया हो, फिर भी बताना चाहूँगा कि किसी भी जनरल वेव में लैम्डा होता है, उस वेव का फ्रिक्वेंसी होता है, उस वेव का टाइम पीरियड होता है, उस वेव का एम्पलीट्यूड होता है, उस वेव की वेलोसिटी होती है और उस वेव से रिलेटेड वेव नंबर होता है। तो एक एक टर्म को हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। लैम्डा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जो आप साइन देख सकते हैं इस तरह से जो बनाया गया है, ये लैम्डा इसका प्रेजेंटेशन होता है। लैम्डा बेसिकली क्या है? जो लेंथ का डायमेंशन है वो लैम्डा का डायमेंशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लैम्डा का डायमेंशनली अगर बात किया जाए तो लेंथ है, ठीक है, लेकिन वो छोटा होता है बहुत, तो उसको मीटर में या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करने से अच्छा हम लोग उसको नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम ऐसी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात की जाए तो डिफरेंस तो मैं पहले बता चुका आपको कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा होता है, जैसा यहाँ लिखा है। या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आप लेते हो तो भी आपको लैम्डा मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर सब ले सकते हो, ठीक है। अब मीटर सेंटीमीटर बहुत बड़ी यूनिट है, इससे अच्छा ये कि आप पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में सबसे ज़्यादा जो आपको काम आने वाला है वो आपको आएगा नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ईएम रेडिएशंस की बात की जाए तो ईएम रेडिएशंस का लैम्डा सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट होता है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में। एंगस्ट्रॉम में देखिए आप 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर की बात की जाए तो 10⁹ मीटर, ठीक है। पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। ये वैल्यूज आपको याद रखने का है। अब 1 मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1/100, मतलब क्या हो गया? 10⁻2 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10। पिकोमीटर में कितने होते हैं? 10⁻12। नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10⁻9। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो गया? नैनोमीटर हो गया, फिर एंगस्ट्रॉम हो गया, फिर पिकोमीटर हो गया, ठीक है। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ये हो गया वेवलेंथ। अगला पॉइंट आ जाते हैं वेव नंबर। अगर आपको लैम्डा समझ में आ गया तो 1/λ निकाल सकते हो, और 1/λ को ही क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज वेव नंबर। ऐसे समझ लीजिए आप कि वेव लेंथ अगर लैम्डा है तो उस लैम्डा में कितने, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पर कितने लैम्डा, 1 सेंटीमीटर में कितने लैम्डा प्रेजेंट हैं, उसको हम वेव नंबर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में अगर इसको हम लेंथ पर क्या कर दें, इससे हम लेंथ पर ले आए, मतलब इसको हम ये मार्किंग करें लेंथ के हिसाब से कि भाई ये मान लीजिए ये एक एक्स लेंथ है। इस एक्स लेंथ में एक छोटा सा सेगमेंट है, मान लीजिए ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ बॉक्स बना रखा है ना, जिसमें मैं यहाँ पे डैश डैश कर रहा हूँ। तो इस छोटे से सेगमेंट में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, इसको इसका वेव नंबर कहते हैं। कैसे निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो 1 सेंटीमीटर अगर इसको मानूं मैं, तो इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव लेंथ प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो तरीका होता है, अगर आपको वेव नंबर निकालना है तो आप लैम्डा का रेसिप्रोकल ले लो, आपको वेव नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लैम्डा है 10⁻⁷ सेंटीमीटर मान लीजिए,
तो 1/λ यानी कि न्यू बना के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू। साइन कन्वेंशन में न्यू बार बोला जाता है। तो न्यू बार का वैल्यू कितना हो गया? 1/10⁻⁻7। इससे बन जाएगा 10⁻7। ये आपका क्या हो गया? वेव नंबर। क्या हो गया? वेव नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ये आपका ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का। ठीक है, एक जनरल ग्राफ बनाया वेव का। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऐसे समझिए बात को कि नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ पर एक पॉइंट बना लेता हूं जनरल। ठीक है, अगर विजिबिलिटी नहीं है तो इसको रेड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब इस पॉइंट से जब जो ग्राफ यहां से पास हो रहा है तो डेफिनेटली वो चलता चलता कभी ना कभी इस तरह से चला होगा। ठीक है, फिर कभी दूसरी वेव आई होगी, उसका कलर दूसरा होगा। फिर तीसरी वेव आई होगी इस तरह से, फिर एक नई वेव आई होगी, फिर दूसरी वेव आई होगी। कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो आप देख सकते हैं कि बार बार मैंने इस पॉइंट से वेव पास करी है। तो कितनी वेव इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर जाएगी 1 सेकंड में? भाई ऐसा हुआ है, देखिए कि इस पॉइंट पर हमने एक रस्सी बांधी और मैं यूं करता हूं उसको, ऐसे करता हूं। ठीक है, कैसे कर रहा हूं? मतलब इस तरह से हम उसको, तो जैसे मैंने यहां पे रस्सी को हिलाया तो ये वेव्स चली ट्रेवल करके आगे की तरफ। ठीक है, वेव्स अगर आगे ट्रेवल कर रही है तो इस पॉइंट से वेव चलते चलते इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास तो होगी ना, पास तो होना पड़ेगा। तो अगर 1 सेकंड में मैं कितनी वेव्स पास करा सकता हूं उस पॉइंट से, यही उस पॉइंट के लिए फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आ गया? तो किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकल जाती है, वो बताता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया डेफिनेशन के हिसाब से कि एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकल जाती है। अब इसकी बात करें तो इसका यूनिट सबसे ज़्यादा सुनोगे हर्ट्स में। कुछ लोग इसको सेकेंड इनवर्स में बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं साइकिल पर सेकंड। क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकंड। देखो ये वेव तो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट किया गया। कुछ लोग समझाते हैं इसको सर्किल की फॉर्म में कि भाई ऐसा है, ये पॉइंट बना दिया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से किसी एक्स आदमी ने चलना शुरू किया और चलते चलते इस पॉइंट पे दोबारा पहुंच गया। अब 1 सेकंड में वो कितने राउंड मार देता है इस सर्कल के, भागना शुरू करे और भागते भागते इस पॉइंट से कितनी बार निकल जाएगा, वो उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब वो कितना फ्रिक्वेंटली इस 1 सेकंड में कितनी बार इस पॉइंट से पास कर जाएगा, इसका और फ्रीक्वेंसी। इसके लिए बात करें तो हर्ट्ज होता है, सेकंड इनवर्स होता है और साइकिल पर सेकंड होता है। ये क्या होता है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी का आप बोल सकते हैं आप कि ये यूनिट्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी है? सबसे ज़्यादा आपको हर्ट्ज सुनेगा और सेकंड इनवर्स सुनेगा। ठीक है, साइकिल पर सेकंड भी कई बार आपको यूज़ करने को मिल सकता है। ये होगी फ्रीक्वेंसी की बात। फिर आता है टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितनी वेव एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर जाए, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट। अब उल्टी बात करते हैं। उल्टी से मतलब अब यहाँ पर कुछ और बात करेंगे कि सपोज कीजिए मेरा ये पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है ये वाला। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत बड़ा पॉइंट बना दिया, लेकिन आपको दिखना है इसलिए मैंने इस तरह से बनाया इसको। ठीक है, इस पॉइंट से अब डेफिनेटली एक वेव ऐसा भी होगा जो ऐसे करके पास होगा। तो इस पॉइंट से वो वेव जब पास होगा तो उसे कितना टाइम लगता है? ठीक है, टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट।
एक पॉइंट से पास होने में उसका कितना टाइम लगता है, वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। और ज़्यादा अच्छे समझो तो ये समझ लो कि एक वेव अगर सर्किल में है तो इस पॉइंट ए से शुरू करके इसी पॉइंट ए पर वापस घूम के आने में, वापस घूम कर आने में जो उसको टाइम लगता है टी, वो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, मतलब एक वेव को एक पॉइंट से पास होने की बात करो या सर्किल में बात करो तो एक घूम कर वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड में कितनी बार घूमता है, वो तो फ्रीक्वेंसी होती है। और एक सर्किल को कितने टाइम में पूरा कर लेता है, उसका टाइम पीरियड होता है। अब टाइम पीरियड को अगर निकालना है तो आप समझिए ना, एक सेकंड में कितनी वेव्स, या उल्टा बोलूं, एक वेव कितने सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या उल्टा नहीं होना चाहिए, या ऐसे बोलो टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में कितनी वेव्स, एक वेव कितने सेकंड में, जस्ट एकदम आप बोल सकते हैं अपोजिट, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे से। इसलिए टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रेशियो में लिया जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर न्यू लिखते हो तो टाइम पीरियड 1/न्यू लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भाई, देखिए टाइम पीरियड आपको निकालना है। अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है तो टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, सेकंड इन्वर्स होता है। तो सेकंड इन्वर्स अगर नीचे की तरफ लिखा है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड लिख दूंगा, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या आ गया, सेकंड आ गया। बस, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। टाइम पता है तो फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पता लग जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आप समझते ही हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसका वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर रेडिएशंस हैं, जनरली अगर हमको नहीं पता और हमको नहीं बोला गया कि हमारी रेडिएशन या हमारी वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ईएम वेव है या नहीं, और वेलोसिटी दे दी जाए, एक एक्स वैल्यू दे दी जाए जो कि ये ना हो, कुछ और हो, तो वेलोसिटी पता होगी। एक तरीका और भी है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा गया है कि भाई आप वेलोसिटी बताओ कितनी है, स्पीड बताओ, तो मैं बोल सकता हूं सर देखो, आप इस ट्रफ से लेके इस ट्रफ तक ट्रेवल कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका डिस्टेंस लैम्डा है, बिल्कुल है, ठीक है। आपका टाइम पीरियड इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने पर, एक पूरा वेव कंप्लीट कर रहे हो ना आप, एक पूरा वेव कंप्लीट किया है, तो एक पूरा वेव कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, टी। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक सर्किल में जिसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है ना, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ पर आने में, इस पॉइंट पर वापस आने में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। लैम्डा तो क्या है, आपका डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में टाइम कितना लग रहा है आपको, टी लग गया। तो लैम्डा डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, यहां से आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम से मिल जाता है आपको वेलोसिटी। अब ऐसे बोल सकते हैं कि 1/, ये क्या है, c, तो ये हो गया लैम्डा, यहां लिखा। अब इसको मैं लिख देता हूं 1/t, क्या लिखता हूं, 1/t। 1/t मतलब क्या होता है, 1/t मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने c इक्वस टू लैम्डा न्यू की टर्म में, किस में कर दिया, इसमें, c इक्वस टू लैम्डा न्यू। ठीक है, क्या हो गया, c इक्वस टू लैम्डा न्यू। ये हो गया आपका फॉर्मूला जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब इसको आप जोड़ तोड़ के न्यू की टर्म में c बाय लैम्डा लिख सकते हो, c को आप लिख सकते हो न्यू मल्टीप्लाई लैम्डा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है आपके लिए, फॉर्मूला ये है c इक्वस टू होता है न्यू लैम्डा। अब कुछ लोग है ना, लैम्डा को तो लैम्डा लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को n लिख देते हैं कई बार, क्या लिखते हैं, n। तो c इक्वस टू n लैम्डा भी आपको मिलेगा। और खासकर आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना,
फिजिक्स में c इक्वल्स टू n लैम्डा लिखा जाता है, तो n का रिप्रेजेंटेशन भी फ्रीक्वेंसी से है। घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, c लिखो या न्यू लिखो, बात एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विविध भारती स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो है। विविध भारती सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, रेडियो चलाते थे लोग पहले, तो विविध भारती चलता था, उस पर बहुत फेमस रेडियो स्टेशन रहा है, ठीक है। अभी भी आता है लेकिन लोग अब सुनते नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया है, ठीक है, लोग अमेजन प्राइम पर गाने सुन लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, FM आ चुका है, तो विविध भारती नहीं सुनते, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है तो सॉल्व कर लेते हैं। विविध भारती से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, 1368 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3, तो 1368 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हर्ट्स मेरा फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। हर्ट्स मतलब सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। बोला गया है कि फ्रिक्वेंसी इतना है भैया, और आपको वेवलेंथ बतानी है। क्या बतानी? वेवलेंथ। अब देखो रेडियो वेव हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अगर रेडियो वेव है तो होगा यही होगा, तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1368 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हर्ट्स, ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सुनिए फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C का वैल्यू कितना? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। न्यू का वैल्यू कितना? 1368 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स। लैम्डा, लैम्डा की बात की जाए तो लैम्डा क्या आपका अननोन है, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या निकल के आता है? 219.3 मीटर। कितना आ रहा है? 219.3 मीटर। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि रेडियो वेव्स जो होती है ना, उनका लैम्डा बहुत हाई होता है। रेडियो वेव्स का एनर्जी बहुत कम होता है और लैम्डा बहुत हाई होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन आसान था। आपको दो अननोन, दो चीज़ें पता थी, वेलोसिटी पता थी, आपको फ्रीक्वेंसी पता थी, आपसे लैम्डा पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, कैलकुलेट न्यू बार मतलब क्या होगा? वेव नंबर, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ दिया है आपको 5800 एंगोस्ट्रॉम। अब एंगोस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? होते हैं 5800 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। तो आपका लैम्डा जो एंगोस्ट्रॉम में था, उस लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके। कैसे निकाला? एक एंगोस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है भाई कि आपको न्यू बार बताना है, मतलब आपको बताना है 1 बाय लैम्डा। अब 1 बाय लैम्डा बताना है तो लैम्डा तो यहां दिया हुआ है, चलिए पुट कर देते हैं 5800 10 की पावर -10 मीटर। यहां से आपका 1 बाय लैम्डा आ जाएगा, मतलब पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप लिखते हो C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? C बाय लैम्डा। C कितना? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। लैम्डा कितना? 5800 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। यहां से आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब दोनों आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। देखिए
फ्रीक्वेंसी आपका आ रहा है 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स, ये तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपका। इसके अलावा जो आपका 1/λ दिया है, मतलब वो दिया है 17241.37 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना? 17241.37 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका वेव नंबर आ गया और नीचे वाला आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कुल मिला के कैलकुलेशन वाला पार्ट है फ्रीक्वेंसी का, और वैल्यू पूछा है, और पूछा है आपको किसका? 1/λ का। फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एप्लीकेशन आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिडर करते हुए एक्सप्लेन करना चाहें तो कुछ फिनोमिनन ऐसे थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पाए। वो क्या थे? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। ब्लैक बॉडी को फिजिक्स में आप पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, हीट ट्रांसफर में पढ़ोगे, लेकिन बता दो ब्लैक बॉडी क्या होता है कि पहली बात तो ब्लैक नहीं होता, और वो ऐसा बॉडी जो एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही रिलीज कर देता है, मतलब 100% एफिशिएंसी से जितना एब्जॉर्ब करता है उतना रिलीज करता है। दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी हमने EM वेव्स से अगर ट्राई किया, वेव नेचर के बेसिस पर अगर एक्सप्लेन करना चाहा तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, मतलब वहाँ पर हमारा वेव थ्योरी ऑफ EM रेडिएशंस फेल हो गया। तो यहाँ से बात आती है कि भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है, या अच्छे से कहें या सही ढंग से कहें तो पार्टिकल नेचर भी होता है। और पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हुए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया कि किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस या तो एमिट होती है, मतलब निकलती है, या एब्जॉर्ब होती है, जो एब्जॉर्ब लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, समा लेता है, वो कभी भी कॉन्टिन्यूस पैटर्न में नहीं था। क्या नहीं था? क्या बोला प्लैंक्स ने कि भाई अगर आप इसको फिल्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये तो हो गया डिस्क्रीट पैटर्न। ठीक है, बीच बीच में स्पेस खाली आ रहा है, नॉर कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पर आपको एनर्जी का फॉर्म अगर आप देखोगे, पूरी तरह से फिल नहीं कर पाऊंगा शायद, कोशिश करता हूँ पूरी, इस तरीके से आपको मिला। ठीक है, तो ये था कॉन्टिन्यूस पैटर्न, फिल्म पर पैटर्न कॉन्टिन्यूस। तो अगर प्लैंक्स की थ्योरी की बात की जाए तो किसी भी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होता है उसका पैटर्न देखा गया तो वो डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट किस फॉर्म में था? वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में था। तो उसने ये बोला कि भाई किसी भी बॉडी से अगर एनर्जी एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। क्या नहीं होता? कॉन्टिन्यूस नहीं होता। वो कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूस होता है, डिस्क्रीट होता है। और इन डिस्क्रीट पैकेट्स के ऑफ एनर्जी को उसने क्या कहा? क्वांटम कहा। क्या कहा? क्वांटम कहा। और क्वांटम का प्लूरल वर्ड होता है क्वांटा। ठीक है, क्वांटम एक के लिए कहा, एनर्जी के एक पैकेट को क्वांटम कहा, और अगर हम बहुत सारे पैकेट्स की बात करें तो वो क्वांटा हो जाता है। पहली बात तो ये थी। ठीक है, अगर लाइट के केस की बात करें, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो लाइट के केस में इसी डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को, जिसको हम क्वांटम कहते हैं, इसका नाम दिया गया फोटोन। क्या दिया? फोटोन। बट इन जनरल केसेस स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। जनरल पैटर्न की बात करें, किसी भी बॉडी के लिए बात करें, तो एनर्जी का वो सबसे छोटा पैकेट क्या होगा? क्वांटम होगा। लाइट के लिए उसी क्वांटम को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। क्वांटम का प्लूरल होता है क्वांटा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो पहली बात तो ये दो स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जो एनर्जी एमिट होता है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो एनर्जी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन निकल रहा है या जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होगा।
और उस फ्रिक्वेंसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वो एनर्जी पैकेट मतलब क्वांटम होगा, ठीक है। तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू हो गया। अब फ्रिक्वेंसी के अंदर बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी की, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एच लगा दिया, इस एच को कहा प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू फिक्स होता है, कितना होता है 6.62 10⁻37 किलो जूल या -34 जूल, ठीक है। इन जनरल -34 जूल यूज किया जाता है, अगर कभी किलो जूल आ जाए तो -37 की टर्म में बात कर सकते हैं। और अर्ग में -27, तो बात करें -37 किलो जूल, -24 जूल सेकेंड या फिर -27 अर्ग सेकेंड, ठीक है। तो E इक्वल्स टू एच न्यू यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसने एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बताया, ठीक है। अब अगर एनर्जी में, ध्यान से सुनिएगा, अगर एनर्जी में रिलेशन कैसा है, प्रोपोर्शनलिटी का है, अगर एनर्जी में रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनलिटी वाला है तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं मैं C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, इससे हमने न्यू का वैल्यू निकाला C बाय लैम्डा। तो यहां से एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी हो गई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उतना एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। और अगर आपने लैम्डा को इंक्रीज किया तो आपका एनर्जी डिक्रीज करने लगेगा, और अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा था तो आपका एनर्जी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। किसी भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना हाई है उसका एनर्जी उतना हाई है, ठीक है। उसके क्वांटम का एनर्जी उतना ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में होता है, क्वांटम की फॉर्म में होता है। दूसरा ये होता है कि जितना भी लैम्डा का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, मतलब एनर्जी का वैल्यू कम होगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा कि E इक्वल्स टू एच न्यू जब लिखा तो ऐसा नहीं है कि एक क्वांटा की बात कर रहा है, क्वांटम की बात कर रहा है। क्वांटम तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी पैकेट्स बहुत सारे होंगे। तो जब भी एनर्जी की बात की जाती है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। मतलब क्या होता है कि कभी भी आपको डिस्क्रीट पैकेट, मतलब एनर्जी का वो पैकेट जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, कभी हाफ नहीं मिलेगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी लिखोगे तो आप लिखोगे E इक्वल्स टू एन एच न्यू, इस तरह से लिखते हो। क्या लिखते हो, E इक्वल्स टू एन एच न्यू। ठीक से लिखें तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं आप कि E इक्वल्स टू होता है एन एच न्यू। यहां पर n क्या होता है, ये होता है एक होल नंबर 1 2 3, जीरो की बात नहीं करेंगे। जीरो करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। n का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन n क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। ना जीरो होगा ना फ्रैक्शन में होगा। इस तरह से उसने एक स्टेटमेंट दिया, एक इक्वेशन हमारे लिए डिराइव की जिसमें एनर्जी का रिलेशन दिया फ्रीक्वेंसी के साथ। E इक्वल्स टू एन एच न्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर लाइट है तो। अगर नंबर एन की वैल्यू बात करें जनरल पैटर्न में तो एन क्या है, एन है क्वांटम। क्वांटम मतलब वो एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। ओके, चलिए। अच्छा, एक फॉर्मूला तो आपने यहां से सीख लिया, इक्वल्स टू एच न्यू। दूसरा फॉर्मूला यहां से आ गया, E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। समझ में आता है। पहला फॉर्मूला तो ये वाला E इक्वल्स टू एच न्यू वाला, दूसरा E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। तो क्यों ना सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख लें। तो पहला फॉर्मूला तो हो गया हमारा E इक्वल्स टू एच न्यू, दूसरा हो गया E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। कितने फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। एक फॉर्मूला और आता है, फॉर्मूला कौन सा आता है, यहां से बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहां आ जाते हैं। दो फॉर्मूले हो गए ये वाले,
इक्वल्स टू एच न्यू और इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। मतलब यहाँ बात की गई है कि जब भी आप लिखते हो एनर्जी को तो यहाँ पर n क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब क्वांटम जब भी आप लोगे तो कभी हाफ नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, एक पूरा क्वांटम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से। तो जो भी एनर्जी होती है वो हमेशा एच न्यू का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ई इक्वल्स टू एच न्यू हो सकता है, इक्वल्स टू 2h न्यू हो सकता है, इक्वल्स टू 3h न्यू हो सकता है, लेकिन 1.5 एच न्यू लिखोगे नहीं लिखोगे, 2.5 लिखोगे नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर एच सी बाय लेमडा लिख दिया, वो तो बात एक ही है। 1 बाय लेमडा को इन्होंने न्यू बार लिखा है, वो भी एक ही बात है। तो 3 फॉर्मूले तो यहाँ पर हो गए। एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं। क्या किया गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक क्या है, एनर्जी का यूनिट है, छोटे एनर्जी का यूनिट है। इतनी बड़ी एनर्जी को जो माइनस में है इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से एनर्जी का वैल्यू क्या आ रहा होगा, अगर हम ठीक से बात करें तो यहाँ से एनर्जी आएगा n मल्टीप्लाई h, फिर आता है c बाय लेमडा, ठीक है, ये आएगा। तो n तो क्या है आपका एक नंबर होगा, मुझे h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, तो मैं h और c का वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर। कितना h होगा 6.62 10 की पावर माइनस 34, c का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेमडा का वैल्यू अभी मीटर में है, किस में है, मीटर में है, ठीक है। लेमडा यहाँ से किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि लेमडा किस में आ जाए, एंगस्ट्रॉम में आ जाए। लेमडा किसके अंदर आ जाए, एंगस्ट्रॉम में आ जाए। तो यहाँ से हम क्या बात करेंगे, 10 की पावर माइनस 10 मीटर कर देंगे, ठीक है। अभी लेमडा किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। तो लेमडा को एंगस्ट्रॉम में लाना तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे नंबर का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से आपको क्या मिलता है, 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा 10 की पावर माइनस 10 मीटर में, ओके। अब इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दो आप किससे, 1.6, किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो माइनस 19 यहाँ पे, 10 की पावर माइनस 10 मीटर यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 29, ऊपर माइनस 34 था, ठीक है। इधर लिखा है 10 की पावर माइनस 8, तो यहाँ से देखिए आप 29 माइनस 34 कितना हो चुका है, माइनस 5, माइनस 5 10 की पावर 8 कितना होगा, 10 की पावर 3। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे ना, ये तो क्या था, वैल्यू किसका डाला अपन ने, एक इलेक्ट्रो वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूं एनर्जी को किस में लाना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से वैल्यू आता है 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी आ जाती है यहां से आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस फॉर्मूले को आप सीधा याद कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। एनर्जी इलेक्ट्रो वोल्ट में कितनी होगी, 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। अगर आप लेंगा एंगस्ट्रॉम की बात नहीं करना चाहते तो इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लिख सकते हो 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। ये भी एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में लेमडा एंगस्ट्रॉम में था, उसमें किस में ले लिया, नैनोमीटर में ले लिया। तो यहां से अब 2 फॉर्मूले डिराइव किए मैंने, जिनको मैं चाहूंगा आप याद रखो कौन कौन सा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और यहां पे लिखते हैं हम एनर्जी का एक फॉर्मूला किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1240
00 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, या फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है तो 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। इसके अलावा E इक्वस टू एच न्यू, साथ में n, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, n यहां भी है, दोनों जगह n आएगा। क्यों? हमने कांस्टेंट को थोड़ी चेंज किया है, n तो वही है। n क्या है? नंबर ऑफ क्वांटम है, n हर जगह होता है, ठीक है। आपने मेंशन नहीं किया तब भी आप उसको मानोगे। क्या करोगे? उसको हमेशा मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन एक तो हो नहीं सकता, या नंबर ऑफ क्वांटा की बात करूं क्वांटम की, तो n h न्यू इस तरह लिखते हो, या फिर लिख सकते हो n h c बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से? 4 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। ये सारे फॉर्मूले याद रखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5.862 10 की पावर -16 मीटर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अब फोटोन बोल दिया, अब एक फोटोन बोला है तो n का वैल्यू कितना हो गया? देखो फॉर्मूला था n h और न्यू, n कितना हो गया? 1। h का वैल्यू पता है मुझे, न्यू का वैल्यू वेवलेंथ से आ जाएगा। कैसे? तो n तो बन गया 1, तो h हो गया 6.62 10 की पावर -34 जूल सेकंड में बात कर रहा हूं। न्यू नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला पता है कि h न्यू की जगह लिख सकता हूं मैं एच सी बाय लैम्डा। सी पता है, लैम्डा पता है, 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा कितना? 5.862 10 की पावर -16, लैम्डा मीटर में दिया है, ठीक है। ये वैल्यू हमको पता ही था। एनर्जी निकालना है आपका, एनर्जी यहां से किस में आ जाएगा? जूल में आएगा। वैल्यू कितना दिया गया है यहां से? 3.38 10 की पावर -10 जूल। ये आपका एनर्जी का वैल्यू कितना है? 3.38 10 की पावर -10 जूल। ओके, ये आ गया आपका एनर्जी आ गया। अगर आपके पास लैम्डा दिया है तो सिंपली आपके पास यहां पर एक अननोन है, बाकी नोन था, आपने वैल्यू डाला और आंसर निकाल लिया। आसान था। अगला सवाल देखिए, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो मुझे एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दी है, उसने मुझे ये नहीं बोला कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किस में निकालूं। तो फ्रीक्वेंसी और सेकेंड में निकाल लूंगा मैं, लेकिन एनर्जी के लिए मेरे पास एक आसान फॉर्मूला भी है। तो क्यों ना एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं। तो जो फॉर्मूला हमने यूज किया था ना, उसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं पहले एनर्जी की बात करता हूं। अगर मैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला होता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहां से मैंने डाला वैल्यू 12400 और लैम्डा कितना दिया है? 4000। समझ में आता है? समझ में आता है? कितना बन गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किस में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 जूल। अगर एनर्जी को मुझे जूल में लाना है तो क्या करूंगा? 3.1 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी जूल में आ रही है। तो ये तो एनर्जी हो गया। फिर बोलता फ्रीक्वेंसी। अब जब अगर एनर्जी आ चुकी है तो एच सी बाय लैम्डा से आप क्या निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। और सी भी क्यों लगाना है? सीधा एच न्यू करते हैं ना। एनर्जी किस में दिया है मेरे को? जूल में। ये एनर्जी रहा हमारे पास कितना? 3.1
1.6 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स टू 6.62 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई अननोन दिया है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो इससे इसको डिवाइड कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना 3.1 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 6.62 10 की पावर माइनस 34। यहाँ से क्या निकल के आ गया, फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, ठीक है। सेकंड इनवर्स। ये तरीका भी बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको कि सर ये क्या किया आपने, एनर्जी से क्यों निकाला, ठीक है। एनर्जी पहले कैलकुलेट क्यों, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला है, आपको चेक करके देखना कैसे काम में लेना है। एक आसान तरीका और है जिसमें इतनी सारे करने की चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या करना है, देखो सब हटाइए, किसी का कोई ज़रूरत नहीं है, किसका, इनमें से किसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा बंडा देखो क्या है, आपको उसने फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेवलेंथ दे दी, सी इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है। तो यहां से न्यू का वैल्यू कितना, सी बाय लेमडा, सी है 3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा कितना है आपका लेमडा कितना है, लेमडा यहाँ पे दिया है 4000 लिया है, एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 से करा तो मीटर में आ गया, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, कितना बताया था मैंने आपको, 75 10 की पावर 10 सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट लैम्डा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई ना, पूछा गया है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, ओके। तो क्या करा जाए, पहले 12400 अपन लैम्डा लिखते हो, तो हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मूले में क्या आता है, लैम्डा आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, फॉर्मूला होता है हमारा, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप लिखते हो 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। कितना दिया है, 2 दिया है, ये दिया है 12400, लैम्डा आपको पूछा गया है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, डिवाइड करा 2 से तो 6200, लैम्डा आ गया आपका 6200, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ये तो पहला केस हो गया, लैम्डा आ गया। अब लैम्डा आ गया तो हम क्या लिखते हैं, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा होगा, तो एक काम कीजिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा कितना हो गया 6200, एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई, एंगस्ट्रॉम में दिया है ना, तो चाहूँ तो लैम्डा को किस में ला सकता हूँ, 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में ले आऊँगा, आ गया, इसलिए को वहाँ डाल दिया, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 4.9 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाता है अगला सवाल, विच हैज हायर एनर्जी। ध्यान से पढ़िएगा, किसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। एक फोटोन है जिसका वायलेट लाइट वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम, दूसरा फोटोन है जिसका रेड लाइट वेवलेंथ 700 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, लैम्डा अगर इंक्रीज होता है तो एनर्जी क्या होती है,
डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने से एनर्जी जब बढ़ सकती है तो लैम्डा इंक्रीज होने से क्या होगी? कम होगी। ये तो हमको पता ही है। तो जितना ज्यादा लैम्डा उतनी कम क्या होगी? एनर्जी होगी। उस बेसिस पे बात किया जाए तो 4000 और 7000 एंगस्ट्रॉम में 7000 ज्यादा है, तो इसका मतलब बी का एनर्जी, और अगर ए की एनर्जी बात करें तो एनर्जी ऑफ ए ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ बी से। सिंपल सा फंडा है। ए का एनर्जी क्या होगा? 4000 है तो ये ज्यादा होगा, बस और कुछ नहीं करना। जितना एनर्जी ज्यादा उतना लैम्डा कम, जितना लैम्डा ज्यादा उतना एनर्जी कम। समझ में आता है? चलिए, तो देखो ये आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि प्लांक का क्वांटम थ्योरी कैसे आया, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम पार्टिकल नेचर में समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझते। ध्यान रखिएगा कि जो प्लांक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उसका एक्सप्लेनेशन था, वो पार्टिकल नेचर को अज्यूम करके था। ठीक है, वेव नेचर के बेसिस पर नहीं आ सकता। वेव नेचर बेसिस से डिफ्रैक्शन और किसको एक्सप्लेन किया? इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया जाता। इसके बाद इसके पहले हमने वेव समझा, वेव क्या होता है, ईएम वेव्स क्या होते हैं, उनका फील्ड कैसे परपेंडिकुलर होता है, फ्रिक्वेंसी, टाइम के बारे में बात करी हमने। बात करी किसके बारे में? टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। आपके पूरे कंप्लीट नीट और मेंस में अगर क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, हर साल 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा किससे होता है? बोर मॉडल से होता है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास में जरूर आएगा। अब वीडियो कंप्लीट देख लिया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेस्ट सीरीज चल रहा है 299 में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, जिसमें आपको कितना 27 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 15+ फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं आपको कहाँ से? 2000 से लेकर 2019 तक के, और 100+ चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है। ये सब कुछ आपको 299 में मिल रहा है। तो करना क्या है? जल्दी से जाइए fundamental.com पर, वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस पूरे कंप्लीट पैकेज को, ताकि आपकी तैयारी में फुल प्रिपरेशन के साथ साथ आपका टेस्ट भी रेगुलर होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय,